हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास थर्ड चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये टोटल हमारे पास आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग 6 मार्क्स का देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टोटल। एक 1 मार्क्स का आएगा आपके पास एमसीक्यू, फिर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक आपके पास 3 मार्क्स का आएगा। और टोटल आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनकी वेटेज रहेगी 6 मार्क्स। अब ये चेंज भी हो सकती है हमारे पास, और ऐसा नहीं है कि हर बार आपको यही देखने को मिलेगा। ये लास्ट के 2 इयर्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, चेंज भी हो सकता है पैटर्न, बट ज्यादातर आपके पास यही पैटर्न में देखने को मिलते हैं। और ये जो चैप्टर है आपके पास बहुत ही इजी है और यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगी। यानी डायरेक्ट का मतलब है आपके पास की डायरेक्ट डेरिवेशंस आएंगी, डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो इजी आपके पास ये चैप्टर है, आप यहाँ पे इजीली मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसमें हमारे पास क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके पास ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की बात होने वाली है, चार्ज की बात होने वाली है। अभी तक आपने जितने भी लास्ट में 2 चैप्टर्स पढ़े वहां पे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले तो आप चार्ज की बात कर रहे थे, और जितने भी कंसेप्ट आपने सीखे जब चार्ज हमारे पास कौन सी स्टेट में था, रेस्ट पे था। जब हमारे पास चार्ज रेस्ट पे था तो रेस्ट के लिए जितने भी कंसेप्ट बनते थे वो सारे के सारे आपने लास्ट के 2 जो चैप्टर्स पढ़े होंगे अपने सिलेबस में, उन्हीं के उसी बेस पे थे कि जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो कैसे कैसे वहां पे आपके पास फोर्सेस उन चार्जेस के बीच में लगेंगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, वो सब आपने पढ़ लिया। चार्ज को स्टोर कैसे किया जाएगा। अब इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि जो चार्ज है आपके पास वो रेस्ट से किस में चले जाएगा, हमारे पास मूवमेंट में चले जाएगा। यानी अगर हमारा जो चार्ज है वो मूव करने स्टार्ट हो जाए तो उसके बेसिस पे कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े जा सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, चार्ज की मूवमेंट देखने को मिलेगी। यानी इलेक्ट्रिसिटी जब भी पढ़ी जाती है तो चार्ज की मूवमेंट को हम क्या कर रहे हैं, वहां पे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये हमारे सिलेबस में है क्यों और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, चार्ज को पढ़ क्यों रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में आया ही। तो बात करते हैं जरा इलेक्ट्रिसिटी की, कि अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो हमारी लाइफ को क्या कर रहे हैं, इजी बना रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं हमें, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ भी चला नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबसे अपनी बेसिक आजकल की जरूरत की बात करें जो कि हमारे पास है, हमारा मोबाइल फोन। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, एक दिन अगर हमारे घर में लाइट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना आए, तो हम मतलब कि हमारा फोन की चार्जिंग जो है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर हम फोन नहीं चला पाते। और अगर हम फोन ना चला पाए तो हमें ऐसे लगता है कि हमें सांस नहीं आ रही। आजकल जैसे आप देख रहे होंगे बाहर कि हमारा जो वेदर है, ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो फैन भी चाहिए, फ्रिज भी चलता हुआ चाहिए, कहीं कहीं पे एसी की रिक्वायरमेंट है तो एसी भी हम चाह रहे हैं कि एसी भी चले। तो इन सब के लिए, चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमारे पास इस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो हमारी जो लाइफ है वो जितने अभी आप कंफर्ट में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो वो सारा का सारा कंफर्ट जो है वो खत्म होने वाला है। क्योंकि आजकल का जो मॉडर्न ईरा है, अभी जब हम बात करते हैं, हमारे जो साइंस में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो सारी की सारी किससे जुड़ी हुई है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई है। जितने भी हम टूल्स यूज करते हैं, जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, वो सारे के सारे किस पे ऑपरेट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऑपरेट होते हैं। मैक्सिमम 90% अगर आप बात करो तो लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, आपके पास मोबाइल फोन्स आ गया। आप जब भी बात करोगे कि आप किसी और इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हो जो फिजिक्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप किसी को भी यूज नहीं कर सकते। या इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी मतलब कि ये जो आपके पास सप्लाई आ रही है, अभी आप जैसे जैसे चैप्टर आगे हमारे पास कंटिन्यू होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकती है, किस किस टाइप में होती है। हमें तो यही लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है यही इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा नहीं है। सेल, बैटरी भी एक तरह से हमारे पास किसको जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या डेफिनेशन लिखी है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन,
कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कर दें, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करवा दें, हम फ्लो करवा दें, तो वो हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और दूसरे साथ हमने यहाँ पे और में एक और डेफिनेशन लिखी है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है जी, कि बोल रहे हैं हमारे पास कि इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह, यानी किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की मूवमेंट की बात। जबकि चार्ज रेस्ट पे था वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। अब हमारे पास किसकी बात हो रही है, अब चार्ज की मूवमेंट की बात हो रही है। तभी तो मैंने बोला कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अब चार्ज किस तरीके से फ्लो करेगा, उससे रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर कौन सा वाला, वो बस वाले कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। कंडक्टर होता है हमारे पास वायर या फिर मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर पाए, इजीली फ्लो हो पाए। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से फ्लो करता है, या आप बोल सकते हो किसी वायर से फ्लो करता है, किसी मटेरियल से फ्लो कर जाता है इजीली, तो यानी यहां पे हम क्या बोल देते हैं, वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है, इजीली फ्लो कर जा रहा है, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब फॉर एग्जांपल आप चार्ज की बात कर रहे हैं, बार बार आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पे चार्जेस की बात करी होगी। हमारा जो एटम होता है, जब उनकी स्टडी करी गई, एटम की स्टडी करी गई, तो आपको वहां पे क्या क्या देखने को मिला, प्रोटॉन्स देखने को मिले और इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिले। प्रोटॉन बोले तो कुछ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स बोले तो कुछ नेगेटिव चार्ज। अब हमें किसकी जरूरत पड़ती है जब इलेक्ट्रिसिटी पड़ी जाती है, तो चार्ज की। कौन से वाले चार्ज की, इन इलेक्ट्रॉन्स की। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, ये डिसाइड करते हैं आपके पास, ये जब फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो किसकी जनरेशन होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट की। तो जब भी ये बात करी जा रही है कि किसी कंडक्टर से या किसी कंडक्टर में या किसी वायर में, किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, तो वहां पे हमारे पास वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो वो कौन सा चार्ज है हमारे पास, इन इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ठीक है जी, क्लियर है। तो कोई हमसे पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर या फिर कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और भी अलग अलग आपके पास डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, बट बेसिक आपके पास यही है कि जब हमारे पास चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जब चार्ज फ्लो करता है यानी मूवमेंट में आता है आपके पास, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। अगली हमारे पास एक टर्म आती है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स का क्या मतलब होता है, कैरियर्स का मतलब होता है जो एक जगह से किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को दूसरी जगह लेके जाए। जैसे आपने जो बड़े बड़े हमारे पास ट्रक्स की बात करो, तो वहां पे लिखा होता है ऊपर उनके गुड्स कैरियर। जितने भी ट्रक आपने आते जाते वो देखे होंगे, उसके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। वो ऐसे थोड़ी लिखवाते हैं, सभी लिखवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वैसे तो नहीं लिखवा रहे अपनी मर्जी से। गुड्स कैरियर का मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे पास, वो एज ए कैरियर का काम करते हैं। समझ आया कि सामान को ढोने के लिए जो ट्रक यूज किए जाते हैं, इसीलिए उनके ऊपर लिखा होता है गुड्स कैरियर। गुड्स मतलब उस सामान के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, जो भी आप वहां पे एक पर्टिकुलर, जैसे आप पार्सल वगैरह देखते होते हैं आते जाते। वैसे ही हमारे पास ये टॉपिक है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स मतलब करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले। तो अब इस डेफिनेशन को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, द चार्ज्ड पार्टिकल व्हिच कंस्ट्रेंट एन इलेक्ट्रिक करंट इन सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस आर नोन एज करंट कैरियर। बोल रहे हैं कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, करंट कैरियर्स। उनको क्या बोलते हैं हम, करंट कैरियर। तो जो हमारे करंट कैरियर है वो उन्हीं के बिल्कुल सिमिलर है। कौन है वो करंट कैरियर, मतलब कि हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स ही है जो क्या बना रहे हैं वहां पे, किस चीज को आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करते हैं तो हमारे पास किसकी जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन।
तो ये आपके पास करंट कैरियर्स के लिए डेफिनेशन आ जाएगी। अगर कोई पूछे करंट कैरियर्स होते क्या है, तो आपने बताना है कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके पास मूवमेंट यानी इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं हमारे पास, चाहे सॉलिड्स की बात करें मटेरियल में, चाहे लिक्विड्स की बात करें, चाहे गैसेस की बात करें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो हमने क्या कंसीडर किया है कि हमने चार्ज क्यू कंसीडर कर लिया। ठीक है, लेट चार्ज क्यू क्रॉसेस थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, कि टी टाइम में किसी एक वायर से, किसी एक कंडक्टर से कुछ चार्ज, क्यू चार्ज वहां पे क्या कर रहा है, क्रॉस करवा रहे हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू रहेगी या उसकी इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है। देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं आई से। ये जो इलेक्ट्रिक करंट आप यहाँ पे लिख रहे हो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। किसके इक्विवेलेंट होता है, टोटल चार्ज फ्लो, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है जितने टाइम के अंदर, जितना उसने टाइम लिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना है हमारे पास क्यों, डिवाइड बाय टाइम टेकन कितना आ गया टी। ठीक है जी, इजी है। ये सारा का सारा कंसेप्ट आप 10th में पढ़ चुके हो। 10th में भी सिमिलर आपके पास ये टॉपिक्स देखने को मिले हैं। इनिशियली जो बेसिक था वो सेम ही, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है जो 10th में आपने स्टडी किया है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हमारे पास आई के लिए क्या बन चुका है, अब फार्मूला ड्राइव हो गया है कि आई करंट इलेक्ट्रिसिटी कोई पूछे तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये हमारे पास क्या होती है, रेशो होती है। किस किस के बीच में रेशो होती है हमारे पास, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन, जितना चार्ज को फ्लो, जो चार्ज फ्लो कर रहा है कितना टाइम लिया है उसके साथ अगर आप चार्ज की जो जो जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको टाइम टेकन के साथ डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या बना देता है, वो बना देता है इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अब ये जो क्यू होता है आपके पास इसकी वैल्यू होती है, चार्ज की वैल्यू होती है कितनी, एन ई। ये एक चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है एन ई। एन होता है क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज की बात हुई और चार्ज की जब भी बात हुई तो हमने किस चीज के बारे में बात करी कि चार्ज कौन सा वाला, प्रोटॉन्स की बात नहीं होगी, किसकी बात होगी हमारे पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई, ई आपके पास उन इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो हमें क्या यहां से देखने को मिला कि हमें पता चला कि हमारा जो चार्ज है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है एन ई। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो, क्यू बाई टी लिख रहे हो, तो क्यू की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यू एन ई। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है, आई इक्वल्स टू एन ई डिवाइड बाई टी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए दो फॉर्मूला आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यू बाई टी और एन ई डिवाइड बाई टी। एन ई डिवाइड बाई टी कहां से आया, टी तो आपको पता ही है सेम चल रहा है, टाइम टेकन जितना लिया होगा चार्ज ने फ्लो करने के लिए, और क्यू की वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, एन ई। ठीक है, वो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। अब है क्या, ये सब कुछ पता चल गया हमें कि जब चार्ज फ्लो करता है तब आपके पास क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। चार्ज जब कितना फ्लो करेगा वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास किसी भी कंडक्टर, किसी भी मटेरियल के लिए। यानी अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा क्यू बाई टी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी यानी आई, और क्यू हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, एन ई। ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पर्टिकुलर कंडक्टर से आप पास करवा रहे हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे तो देखो आपके पास क्या है, ये आई और क्यू के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि अगर हम ऐसे लिखना चाहें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ई तो ये भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम इंक्रीज करवाते जाएंगे उतनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब इसी के बाद ये आता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चल गया, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट होती है हमारे पास एम्पेयर, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो जब भी हमारे पास करंट की यूनिट की बात आएगी कि हमसे पूछा जाएगा कि किसी भी कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए 50 कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 50 एम्पियर, हम क्या बोलेंगे 50 एम्पियर करंट वहां पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी आप देखोगे कि करंट की वैल्यू लिखी जाएगी तो उसकी यूनिट किससे डिनोट करी जाती है, एम्पेयर से डिनोट करी जाती है, और उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ए से। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब आप फार्मूला देखते हो, ड्राइव करते हो, तो कैसे फार्मूला बनता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, आई इक्वल्स टू एन ई डिवाइड बाई टी, और इसका एसआई यूनिट। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं हम।
आगे एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक आता है, ठीक है, जो कभी कभार बोल देते हैं कि डिफाइन कीजिए 1 एम्पेयर को, कि 1 एम्पेयर डिफाइन करो, 1 एम्पेयर होता क्या है। तो देखो, हम एम्पेयर की जब भी बात आई तो एम्पेयर हमारे पास किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है हमारे पास? एम्पियर। और ये बोल रहे हैं कि डिफाइन कर दो कि 1 एम्पियर है क्या। तो देखो कितना इजी है, अगर एम्पियर आप यूनिट लिख रहे हो करंट की, तो चार्ज की यूनिट कितनी लिखी जाएगी हमारे पास? कूलम। तो चार्ज की यूनिट कितनी आएगी हमारे पास? कूलम डिवाइड बाय, यहां पे है टाइम टेकन, यही है फॉर्मूला में, यही बन रहा है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, यानी चार्ज डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम की कितनी देखी जाएगी? सेकेंड। अब ये चाह रहे हैं कि यहां पे जो एम्पेयर की वैल्यू हो कितनी हो जाए आपके पास? 1 हो जाए। तो देखो मैथमेटिकली इसे सॉल्व करना कितना इजी है। अगर मेरे पास कूलम्स 1 हो, सेकेंड 1 हो, तो 1 डिवाइड बाय 1 कितना आ जाएगा मेरे पास? 1। यानी तब आपके पास ये वैल्यू जो है एम्पेयर की वो कितनी हो जाएगी? 1 एम्पेयर। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं 1 एम्पेयर को? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर, कि इलेक्ट्रिक करंट जो चार्ज हम पास करवा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रिक करंट है हमारे पास उसकी वैल्यू किसी भी कंडक्टर में 1 कब होगी? जब हम 1 कूलम, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। सिंपल है कि अगर कूलम जो चार्ज है उसकी वैल्यू 1 कूलम हो जाए और वो हमारे पास कितने टाइम में फ्लो कर जाए? वहां पे 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए, इसका मतलब है हमारे पास जो एम्पेयर है वो भी कितना हो जाएगा? 1 एम्पेयर। तो कोई भी पूछे हमसे कि 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो आपने बताना है कि 1 एम्पेयर होता क्या है? जब हमारे पास चार्ज फ्लो करता है, सिर्फ कितना चार्ज फ्लो करे? 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाए, कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए। इसका मतलब है हमारे पास वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू रहेगी वो कितनी होगी? 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर क्लियर है सभी को? बड़ा इजी है हमारे पास कि जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है? 1। कितने टाइम के लिए? 1 टाइम के लिए। 1 डिवाइड बाय 1 कितना? 1 एम्पेयर। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप के होते हैं, और आपने सुना भी होगा इनके बारे में। जनरली हम देखेंगे कि इनकी अलग अलग एप्लीकेशंस। ठीक है जी। चलिए जी, अब हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की जो बात करी जा रही है ये कितने टाइप का होता है। आपने बड़ा मतलब बेसिक से अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आपको ये टाइप आते हैं। ठीक है जी, आपने पढ़े हुए हैं, आपको पता है, आप पढ़ते हो डीसी, डीसी और एसी। ये आपने सुना होगा कि डीसी करंट, एसी करंट, दोनों में डिफरेंस, ये सब कुछ आपको पता है। ठीक है, इसी की बात कर रहे हैं अब हम, कि हमारे पास जो आप अभी सिलेबस अपना देखोगे तो उसमें आपके पास दो तरह के, दो टाइप से आपके पास करंट को डिफरेंशिएट किया गया है। एक आपके पास आता है, देखिए, स्टडी डायरेक्ट करंट। जो डीसी होता है इसकी फुल फॉर्म यही होती है, डायरेक्ट करंट। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। अभी समझेंगे कि डायरेक्ट करंट किस चीज के लिए बोलते हैं। एक आता है स्टडी डायरेक्ट करंट, दूसरा आता है वेरिएबल डायरेक्ट करंट। स्टडी का मतलब होता है कि थ्रू आउट विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम वैल्यू, और वेरिएबल का मतलब होता है कि करंट की वैल्यू वेरी कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों में डिफरेंस जानेंगे। और हमारे पास आता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है चेंज होना, वैल्यूज का क्या हो जाना हमारे पास? चेंज हो जाना। अब जब भी हम करंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट और ये जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो बेसिक डिफरेंस है वो हमारे पास देखने को मिलता है पोलैरिटी बेसिस। वो हम किस बेसिस पे देखते हैं? पोलैरिटी बेसिस पे। पोलैरिटी का मतलब होता है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी, तो सबसे पहले समझते हैं। एंड देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टडी डायरेक्ट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज। कि कोई भी एक करंट अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, किसकी वैल्यू? उस करंट की जो वैल्यू है वो चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, एक सेम फ्लो में वो क्या करता चले, हमारे पास आगे की ओर बढ़ता चले। देखो हमने यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से आप रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे आ गया है टाइम और करंट के बीच में आपके पास क्या बन रहा है? ग्राफ बन रहा है। अगर आप यहाँ पे क्यू की वैल्यू की बात करो, चार्ज की बात करो, तो चार्ज यहाँ पे भी सेम है। मान लीजिए यहाँ पे 10 वैल्यू है,
नेक्स्ट केस में भी 10 है, नेक्स्ट केस में भी 10 है, फिर 10 है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, जैसे जैसे टाइम को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं, टाइम हमारे पास चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, सेम ही देखने को मिल रही है। यानी कि यही पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब आप इन पॉइंट्स को मीट करवाते हो तो आपके पास कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, या ये आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास डायरेक्ट करंट। इसीलिए तो जब भी हमसे कोई डायरेक्ट करंट पूछते थे तो हम ऐसे बना देते कि ये है आपके पास डायरेक्ट करंट। अब इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है कि डायरेक्ट करंट करता क्या है हमारे पास, डायरेक्ट करंट में जो वैल्यू होती है वो थ्रू आउट दी सर्किट आपको कांस्टेंट वैल्यू देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूं कि मेरे को 10 वोल्ट की वैल्यू और 2 एम्पेयर की वैल्यू अपने सर्किट में, इतनी रेटिंग की वैल्यू को क्या करवाना है, वहां पे फ्लो करवाना है, तो जब तक डायरेक्ट करंट रहेगा, जब तक आपने ऑन कर दिया डायरेक्ट करंट, तो आपके पास हमेशा इसी सेम रेटिंग की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, चलिए आगे। अब हमारे पास ये है वेरिएबल डायरेक्ट करंट, है ये भी डायरेक्ट करंट ही है ये भी डायरेक्ट करंट ही है, बट ये कैसा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट in which its magnitude changes with time and polarity remains same। अब ये क्या बोल रहे हैं कि वैल्यू में फ्लक्चुएशन आ रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है हमारे पास, जो आपने ये रेटिंग की बात करी ये चेंज हो सकती है, बट पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। अब पोलैरिटी चेंज होने का नहीं होने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप इसी ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड करते हो तो आप क्या देखते हो, यहाँ पे नेगेटिव टाइम के लिए एक्सिस बनेगी, यहाँ पे करंट नेगेटिव के लिए एक्सिस बनेगी, ऐसे ही होगा ग्राफ में। बट आपका जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वैल्यू है, ये चेंज हो रही है करंट की, ये वैल्यू कभी इंक्रीज कर जा रही है, कभी डिक्रीज कर जा रही है। ये देखिए, ये बढ़ी फिर कम हुई, फिर बढ़ रही है कम हो रही है, मतलब वेरी कर रही है, मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, बट पोलैरिटी कभी भी ये यहाँ पे इस रीजन और इस रीजन में देखने को नहीं मिलेगा। सेम इस केस में भी ऐसा ही हुआ आपके पास, कि आप देख रहे थे कि आपके पास पॉजिटिव रीजन में था, नेगेटिव रीजन में कभी भी वैल्यू नहीं जाती है, यानी पोलैरिटी हमारी जो है वो चेंज नहीं होती। तो हमें क्या सीखने को मिला, जब भी डायरेक्ट करंट की बात होगी तो वो एक सेम पोलैरिटी पे देखने को मिलेगा, चाहे वो हमारे पास डायरेक्ट करंट स्टडी में हो, चाहे आपके पास वेरिएबल में हो। स्टडी डायरेक्ट करंट ज्यादातर देखने को मिलता है हमारे पास, जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है और पोलैरिटी भी चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरिएबल आपके पास जो डायरेक्ट करंट होता है, इसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाता है बट पोलैरिटी चेंज नहीं होती। अब हम जो जिसके ऊपर ज्यादातर हमारे अप्लायंसेस ऑपरेट करते हैं, जो हमारे घरों में भी सप्लाई आती है, उसकी बात करते हैं, जो आपने सुना होगा एसी, अल्टरनेटिंग करंट। नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट होना, वैल्यू का अल्टरनेट होना, कभी एक वैल्यू थी उसका चेंज हो जाना। अब ये किसके रिस्पेक्ट में बात होती है हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट की जो अल्टरनेट वर्ड यूज कर रहे हैं वो पोलैरिटी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, पोलैरिटी के लिए। अभी तक पोलैरिटी सेम रह रही थी हमारे पास, अब पोलैरिटी चेंज होगी। इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, पोलैरिटी रिवर्स पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब होता है हर बार अगर ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू में चल रहा है, तो अगला जो इसका साइकिल बनने वाला है, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, और मैग्नीट्यूड भी कॉन्स्टेंटली हमारे पास क्या होता रहता है, कॉन्टिन्यूटी में चेंज होता रहता है। तो आपने यहाँ पे लिखा है कि अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पोलैरिटी भी आपके पास रिवर्स होती रहे, चेंज होती रहे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनता है, अल्टरनेटिंग करंट। वो क्या बनता है हमारे पास, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे देखिए, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ये पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, यानी कि अब इस रीजन में भी आपको मैग्नीट्यूड करंट का कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये आपके पास आई और टी के बीच में ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो तीनों ग्राफ आप देख सकते हो। एसी की बात जब भी करेंगे तो आप ऐसा ग्राफ बनाते हो, आपको पहले से भी पता होगा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। और डीसी की बात करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। और हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास मैग्नीट्यूड के, अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर पोलैरिटी भी चेंज नहीं होती है, तो क्या बनता है वो स्टडी डायरेक्ट करंट। अगर आपके पास वेरिएबल डायरेक्ट करंट देखने को मिलेगा तो मैग्नीट्यूड तो चेंज रहेगा बट उसकी पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। और तीसरा आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और पोलैरिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। बस हमारे सिलेबस में इतना ही बेसिक है इसका। चलिए जी, अब एक डेफिनेशन आती है, हमसे पूछ लिया जाता है ट्रांजिएंट करंट क्या चीज होती है। ट्रांजिएंट करंट डिफाइन करो।
तो क्या होता है ये, इट इज ए टेम्परेरी शॉर्ट ड्यूरेशन करंट दैट फ्लोज इन ए सर्किट टिपिकली ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर लाइक स्विचिंग ऑन और ऑफ। मान लीजिए कि हमने क्या किया कि कोई भी सर्किट है वहां पे स्विच को ऑन किया और जस्ट ऑन करने के बाद जस्ट तभी हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, थोड़े से टाइम के लिए थोड़े से डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही फॉर्मूला रहता है हमारे पास। जब आप टाइम की बात कर रहे हो कि ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है, तो स्पीड चाहे जितनी मर्जी हो, ज्यादा भी स्पीड होगी, आपने जस्ट उसे क्या किया, ट्रिगर ही किया, ऑन किया ऑफ कर दिया। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप वहां पे ऑन ऑफ जैसे देखते हो, स्विच को ऑन और ऑफ कर देते हो उसी टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप क्या देखते हो कि चार्ज फ्लो तो करता है, बट कितने टाइम के लिए करता है हमारे पास, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जब चार्ज फ्लो करता है, सिंपल है, जब चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही है। जब चार्ज फ्लो कर रहा है बट कम टाइम के लिए कर रहा है, मिनिमम टाइम के लिए कर रहा है, या आप देखोगे कि शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कर रहा है, तो उस टाइम पे जो करंट आपके पास वहां पे डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिएंट करंट। उसे क्या बोल देते हैं हम, ट्रांजिएंट करंट। तो कोई हमसे पूछे कि ट्रांजिएंट करंट होता क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि ट्रांजिएंट करंट हमारे पास वो करंट होता है जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए देखा जाता है। सिंपल है कि चार्ज फ्लो करेंगे बट बड़े कम समय के लिए करेंगे। ठीक है जी, तो ये एक हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन थी। ठीक है जी, अभी तक के जितने भी आपने कंसेप्ट सीखे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट आपने सीखे हैं अभी तक, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं। नाम है टॉपिक का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2025 का क्वेश्चन है, सीरीज बी का, 2 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट ये 3 में भी बन जाता है हमारे पास। ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्सप्लेन करो विद रिलैक्सेशन टाइम के साथ, और साथ में डिफाइन करो कि हमारे पास मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बार बार रिपीट करता है हमारे पास बोर्ड। ठीक है, तो जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। वेलोसिटी तो आपको पता है, आपने जब +1 में पढ़ा होगा कंसेप्ट, या आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। वेलोसिटी बेसिकली आपके पास क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो ड्रिफ्ट क्या होती है, ड्रिफ्ट क्या होता है कि आपने भी देखा होगा, हम अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में अगर आप किसी एक बाइक को लेके जा रहे हो बड़ी तेजी से, और एकदम से हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। ऐसे होता है कि अगर आप साइकिल चला रहे हो या अगर आप बाइक चला रहे हो, 2 व्हीलर जो भी है, तो ऐसा नहीं है कि 2 व्हीलर में ही होता है ये आपके पास, आप कार में भी देखते हैं कि बड़ी ज्यादा हाई स्पीड से, हाई वेलोसिटी से अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आप एकदम से उसे ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इस तरीके से टर्न ले लेता है। या फिर आप ड्रिफ्ट देखते हो तो आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हो तो जो आपका पिछला हिस्सा होता है गाड़ियों का, बैक जो आप देखते हो, वो हमारे पास क्या हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को एकदम से क्या कर देती है, टिल्ट कर देती है, यानी डायरेक्शन चेंज आपको देखने को मिलता है। तो वही यहाँ पे आपके पास ड्रिफ्ट की बात हो रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है, बट यहाँ पे किस चीज के लिए होगी, जब हम इलेक्ट्रिक करंट स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो किस चीज के, ऑब्जेक्ट कौन है जो मूव कर रहा है हमारे पास, मूव कर रहे हैं हमारे पास कौन, चार्जेस। यहाँ पे कौन मूव कर रहा है हमारे पास, यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं हम, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in a conductor get drifted in a direction opposite to the direction of applied electric field। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर रखी है बोल रहे हैं, और कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनकी अगर आप एवरेज वेलोसिटी की बात करो, अगर कोई भी आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी देखने को मिलती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो जाते हैं। ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में, मुड़ना, मतलब बेसिकली एक हिसाब से अगर हम अपनी बेसिक लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज में देखें कि मुड़ जाना हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। किसकी अपोजिट डायरेक्शन, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की। कि कोई कंडक्टर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जा रही है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जब वो चल रहे हैं तो वो क्या कर जा रहे हैं, ड्रिफ्ट हो जा रहे हैं।
वो क्या हो जा रहे हैं हमारे पास, ड्रिफ्ट हो जा रहे हैं। अब कितनी स्पीड से वो ड्रिफ्ट होते हैं, कितनी वेलोसिटी से होते हैं, वो डिपेंड करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे कितने हैं। उनकी अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी से जब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाते हैं, तो उस वेलोसिटी को क्या बोल दिया जाता है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको क्या बोल दिया जाता है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, ये हमने क्या किया हुआ है, पाथ बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। एक कंडक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ पे अप्लाइड हो रही है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन देखने को मिल रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्ट होके कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जा रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एवरेज वेलोसिटी किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी हमें किसी भी कंडक्टर में देखने को मिलती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जिससे वो क्या कर जाते हैं, ड्रिफ्ट कर जाते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, जब हमने बात करी स्टार्टिंग में टॉपिक पढ़ने स्टार्ट किया कि हम क्या कर रहे हैं, वहां पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, तब आपके पास क्या होता है, ड्रिफ्ट देखने को मिलती है। वो जो ब्रेक है आपके पास वो क्या है, वो ब्रेक कर क्या रही है हमारे पास, फोर्स अप्लाई कर रही है। वो क्या कर रही है हमारे पास, फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो मोशन है वहां पे ड्रिफ्ट देखने को मिलती है। तो यहां पे भी आपके पास कुछ ना कुछ फोर्स देखने को मिल रही होगी। कंसीडर ए कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडक्टर कंसीडर कर लो जहां पे क्या है, ई वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर देते हैं, अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कि नो 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 प्लीज सिया, कि हमारे पास क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज, कि कितनी फोर्स हम क्या करवा रहे हैं वहां पे, अप्लाई करवा पा रहे हैं। ठीक है, कितनी फोर्स वहां पे आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक्सपीरियंस करवा पा रहे हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो क्या है, एफ वेक्टर फोर्स आ गई, किसके इक्विवेलेंट होगी, कितनी फोर्स लग रही है, जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे मल्टीप्लाई बाय जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऐसा क्यों हुआ हमारे पास, ई इंटू ई वेक्टर क्यों? इलेक्ट्रॉन्स का तो समझ आ रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। ई वेक्टर क्यों आया, देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रही है आपके पास, एक डायरेक्शन में लग रही है, अब आपको उससे अपोजिट जाना है, तो डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी उसकी। ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिसाइड करेगी यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी। तो आपके पास क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोडक्ट करते हो, तो वो हमारे पास किसके बारे में बताता है, एफ वेक्टर के बारे में, कि कितनी फोर्स वहां पे हम क्या करवा पा रहे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक्सपीरियंस करवा रहे होंगे। अब बात आती है ये नेगेटिव साइन कहां से है, माइनस ई वेक्टर, माइनस स्मॉल ई वेक्टर। ये हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि एफ वेक्टर और ई वेक्टर दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट। ये देखिए ई वेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा है और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो हमने एक बेसिक रूल पढ़ा हुआ है कि जब डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट हो जाती है तो वहां पे क्या इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इसको बना देंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखते हैं कि अब यहां पे बात आती है न्यूटन जी की, कि जब हमने मोशन में पढ़ रखा है, मोशन में क्या सीखा है हमने, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चलता है हमारे पास और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और आप प्रैक्टिकली जब भी देखो तो वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होती, कांस्टेंट नहीं रहती, वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है। अब जैसे मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। अब ऐसे ही जितने भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सबकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। जैसे ही वेलोसिटी चेंज होती है वहां पे एक हमारे पास टर्म आती है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी कंसेप्ट आ रहा होगा ऑब्वियसली, कि किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी तो हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा नहीं सकते। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फोर्स के बारे में पता चल गया, बट कितनी एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो कैसे देखने को मिलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला कहां से आएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहां से आएगा, वही न्यूटन जी ने हमें बताया, F इक्वल्स टू एम ए। फोर्स के साथ रिलेशन बनाया हुआ है, फोर्स के साथ रिलेशन बनाया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहीं से हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, m को कहां ले गए हम, दूसरी साइड।
दूसरी साइड लेंगे तो m किसका हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, a के साथ प्रोडक्ट में, दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पे a के लिए रिजल्ट बन जाएगा a वेक्टर इक्वल्स टू f वेक्टर डिवाइड बाय m, और ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इजी है, न्यूटन का लॉ लग गया हमारे पास। न्यूटन का लॉ यहाँ पे लग ही क्यों रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो चार्ज पार्टिकल है ना वो मोशन में आ गए। जब तक स्टैटिक की बात हो रही थी, जब तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी पूरी की पूरी यूनिट, यानी 3-4 जो भी आपने चैप्टर्स वहां पे स्टडी किए, उसमें कहीं पे भी न्यूटन जी नहीं है। जैसे ही मोशन की बात हुई, जैसे ही चार्जेस मोशन में चलने स्टार्ट हुए, न्यूटन जी ने बोला हमने लॉज दिए, करो अप्लाई। तो यहां से आपके पास क्या आ जाते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन में आप फोर्स की वैल्यू बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, आप बोल सकते हो कि पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, यानी एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। ये जो एफ के लिए रिजल्ट बनाया था उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में। चलो आगे करते हैं डेरिवेशन। यहां तक समझ आया कि एवरेज वेलोसिटी जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की देखने को मिलती है वो क्या हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाती है। वो हमारे पास क्या बनती है फिर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हमने फोर्स कैलकुलेट करी और आपने एक्सेलरेशन, और फोर्स की वैल्यू को हम एक्सेलरेशन वाले रिजल्ट में क्या कर देंगे, पुट कर। चलिए जी, हमने क्या बोला था कि इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। वो जो हमने इक्वेशन बनाई थी, फोर्स की वैल्यू बनाई थी, यानी फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू क्या थी, माइनस ई ई वेक्टर। वैल्यू पुट करी और हमारे पास ए के लिए क्या रिजल्ट बन जाएगा, यहां से ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डिवाइड बाय एम। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अब एक्सेलरेशन के लिए फाइनल रिजल्ट बन गया। यानी हमारी जो सेकंड इक्वेशन आपने बनाई हुई थी वो हमारे पास मॉडिफाइड हो गई है, फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर दिया। अब यहीं पे एक कंसेप्ट और आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपके पास यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभार। हाँ जी, ये रहा कि डिफाइन करिए रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब वो कह रहा है कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो चार्ज है, मूव कर रहा है कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, जैसे कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो वहीं पे हमारे पास क्या हो जा रहा है, चेंज आने की वजह से एक्सेलरेशन देखने को मिल रही है। बट वो जो एक्सेलरेटेड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने टाइम के लिए होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे बैठा है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मूव किया, इसके साथ टकरा गया, जैसे ही इसकी वेलोसिटी चेंज हुई यानी आपके पास एक्सेलरेशन आई, वो एक्सेलरेशन कितने टाइम तक होल्ड करेगा, कुछ टाइम तक। आगे एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा यानी कोलिजन हो जाएगा, कोलिजन होगा तो हो सकता है उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाए दोबारा से। जनरली हमारे पास कोलिजन होता है तो क्या होता है, आप देखते हो कि वेलोसिटी कभी इंक्रीज कर जाती है, कभी डिक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे कंडक्टर में, तो वो कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ही एक्सेलरेशन को होल्ड करेंगे। जैसे ही कोलिजन होगा वो चेंज हो जाएगी, फिर कोलिजन हुआ, चेंज हुई, फिर आगे जैसे ही मूव किया फिर एक्सेलरेशन हुई होगी, फिर कोलिजन हुआ, चेंज हुई, और ये पूरी की पूरी पैटर्न, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दिस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन लिखा है, दिस एक्सेलरेशन लास्ट फॉर ए शॉर्टर टाइम एंड इज interrupted when the accelerated electrons collides with the vibrating ions of the conductor। कि हमारे जो कंडक्टर में और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या आइंस देखने को मिलेंगे, उनके साथ वो क्या करता चलेगा, टकराते चलेगा, कोलाइड होते जाएगा, जिसकी वजह से ये जो आपके पास एक्सेलरेशन देखने को मिल रही है ये शॉर्टर टाइम के लिए देखने को मिलेगी। अब ये दिस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर स्मॉल टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहा है, टकराएगा कब, कुछ शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के लिए, कुछ मतलब कि कुछ टाइम तो वो मूव करेगा जब तक आपके पास नया आगे फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। वो जो टाइम पीरियड होता है, देखिए क्या लिख रहे हैं हम, स्मॉल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। एक कोलिजन हुआ है, फिर ये मूव करने लगा है, और फिर दूसरा कोलिजन हो रहा है, तो दो सक्सेसिव कोलिजन, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा। जैसे पार्टिकल चार्ज चला, टकराया, कोलिजन हुआ, फिर चला, फिर आगे नया एक इलेक्ट्रॉन मिला, उसके साथ कोलाइड किया, फिर चला, फिर आगे नया इलेक्ट्रॉन मिला, उसके साथ कोलाइड किया, तो दो कोलिजन। अब कोलिजन तो हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, दो कोलिजन के बीच का जो शॉर्टर टाइम पीरियड देखने को मिलता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे ही कोलिजन हुआ होगा
चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड किया होगा, कुछ थोड़े समय के लिए, कुछ शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए वो रिलैक्स हो गया होगा, रिलैक्स होके मूव कर रहा होगा जब तक नेक्स्ट कोलिजन नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर ही एक छोटा सा कंसेप्ट है रिलैक्सेशन टाइम का। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम है इसी को मीन फ्री टाइम भी बोलते हैं, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं टाउ से। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आया, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे पास ड्रिफ्ट हो जाते हैं किसके अपोजिट, जितना अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे देखने को मिलती है। उसके बाद जैसे जैसे वो हमारे पास मूव करते हैं, बीच रास्ते में उसे और पार्टिकल्स दिखते हैं जिनके साथ वो कोलाइड करते चलते हैं। अब जब मूवमेंट आती है, वेलोसिटी देखने को मिलती है, तो वेलोसिटी बार बार चेंज होती होगी। जैसी चेंज होती है तो इसका मतलब है हमारे पास वहां पे एक्सेलरेशन आती है, पर वो एक्सेलरेशन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जैसे ही एक बार कोलाइड कर जाता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ शॉर्टर टाइम के बाद वो फिर से कोलाइड करता है, और दोनों कोलिजन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो बनता है हमारे पास क्या, रिलैक्सेशन टाइम। तो अब हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि अगर मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे क्या 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 आपके पास वैल्यू बनती है, क्या फॉर्मूला बनता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखते हैं किससे, वीडी से। ये जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसको हम किससे लिखते हैं, वीडी से, वी वेक्टर और उसके वी के पाव में डी। ठीक है जी, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टाउ। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ए क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन। ठीक है जी, अब ये आपके पास टोटल फॉर्मूला बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। यू क्या होगा आपके पास, यू हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं हम मोशन में, जब भी मोशन पड़ा होगा यू इनिशियल वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है हमारे पास, जीरो। ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए ए की वैल्यू बना ली थी हमने, वो जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाई थी वो बनाई इसी के लिए थी कि हम ए की, ए वेक्टर के लिए वैल्यू बना पाए, फॉर्मूला माइनस ई वेक्टर डिवाइड बाय एम। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, यू की वैल्यू पुट करी, जीरो आया। ठीक है, और उसी के बाद प्लस, और ये ए की वैल्यू माइनस ई वेक्टर डिवाइड बाय एम, और साथ में आ गया टाउ। बस इसी को सॉल्व करोगे, ये हमारे पास किसका रिजल्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास एक पूरी की पूरी डेरिवेशन थी, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बार बार पूछा जाता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, तो देखना आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट बन रहा है सिंपल, वी डी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो प्लस, यानी प्लस के लिए क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ई वेक्टर डिवाइड बाय एम इंटू टाउ। ये आपके पास क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, ये रिजल्ट पूछा गया था और बोला गया था आपके पास कि टाइम रिलैक्सेशन की हेल्प से आप क्या करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट बनाओ। अब टाइम रिलैक्सेशन, ये है आपके पास रिलैक्सेशन टाइम, इसी की हेल्प से रिजल्ट बनाना है, तभी बोला गया था इस रिजल्ट में टाउ की इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, सिंपल है आपके पास, तो इसको पढ़ें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, छोटा सा है, डेफिनेशन आती है मोबिलिटी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है अभी लास्ट ईयर में। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो आया था वो आया था सीरीज बी में। तो कंबाइन क्वेश्चन था कि डिफाइन करो मोबिलिटी को और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन करो रिलैक्सेशन टाइम की हेल्प से। तो ये आपके पास टोटल क्वेश्चन था जो अभी आपने रिसेंट लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया हमने, वो वाला टॉपिक और एक साथ ये वाला टॉपिक। तो ये ज्यादा बड़ा है नहीं, इसीलिए एक साथ कंबाइन फॉर्म में आया था, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। देखिए मोबिलिटी है, होती क्या है हमारे पास, मोबिलिटी ऑफ ए करंट कैरियर इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, रेशियो है किस किस की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर इन ए मटेरियल टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मटेरियल। कि जो भी आप मटेरियल या कंडक्टर कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जा रही है और वहां पे जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, उनकी अगर रेशियो बनाई जाए तो वो हमारे पास किसके इक्वल, वो क्या बन जाती है हमारे पास, कौन सी टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोबिलिटी। ये इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है म्यू से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रेशियो बन रही है बेसिकली किस किस की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, मोबिलिटी। अब इसी के लिए हमने यहां से डेफिनेशन से क्या लिख दिया, फार्मूला लिखा है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी
डिवाइड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। ये अब हमारे पास क्या है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फेवरेट लाइन लिख देंगे। वी नो दैट कि हमारे पास क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। क्या रिजल्ट होता है, यही बनाया था, माइनस ई टाउ बाय एम। अब बात ये है कि आप इस ये जो वैल्यू है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका हम क्या बना देते हैं, मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं। जब भी मैग्नीट्यूड आता है तो हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में। यानी ये जो रिजल्ट है ये किस में आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव में चले जाएगा, नेगेटिव हट जाएगा यहाँ से, ई टाउ बाय एम, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये जो वीडी का रिजल्ट है इसको आप क्या कर दोगे यहाँ पे, इस इक्वेशन में ये जो आपने डेफिनेशन से फॉर्मूला ड्राइव किया था इसमें वैल्यू पुट कर दो। जैसे आप वैल्यू पुट करते हो आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यू इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम इंटू ई से ई क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल आउट, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ई टाउ बाय एम। ये आ गया आपके पास किसका रिजल्ट, मोबिलिटी के लिए। ये आ गया आपके पास मोबिलिटी के लिए रिजल्ट आ गया। तो अगर आपको डिफाइन करने को बोले, एक्सप्लेन करने को बोले एग्जाम में, तो इस तरीके से करना है आपने। किसका आपने लिखना है कि डेफिनेशन में कि ये हमारे पास क्या है, रेशियो है। किस किस की रेशियो है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट पुट कर देना है और उसको सॉल्व करना है। इसके बाद हमसे पूछ सकते हैं कि एसआई यूनिट बताओ जी इसकी कितनी होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर सेकंड इनवर्स, न्यूटन इनवर्स, कूलम इनवर्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक टॉपिक था। अब इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बचते हैं हमारे पास, बट आई थिंक वीडियो बहुत हमारे पास लेंथी हो रही है, तो बाकी के जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें, कोई डाउट आता है तो बता दें कमेंट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।